मेरा नाम रोहित है। मैं घबरा गया जब अचानक मेरे फोन की घंटी बजने लगी। मैंने देखा मेरे गांव से फोन आया था। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो वो घबरा कर कहने लगा कि रोहित, जल्दी से घर आ जाओ, जल्द से जल्द गांव आ जाओ, यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। मैंने कहा, कैसी परेशानी हो गई है? तो वो कांपती हुई आवाज में कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरी पत्नी को, ठीक से बताओ। मैं तो घबरा गया था और मेरा शरीर कोई भी हरकत करने काबिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी की जान को वैसे भी खतरा था। मैंने कहा, बताओ ना मुझे, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी को गोली लगी है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, इस समय उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये खबर सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फौरन ही अपनी गाड़ी निकालकर गांव के लिए रवाना हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये खबर मेरे लिए बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। मुझे पता था कि मेरी पत्नी के साथ एक न एक दिन ये सब होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैं नहीं जानता था। बस मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं गांव पहुंचा और अस्पताल में दाखिल हुआ तो ये देखकर मैं दंग रह गया था कि मेरी पत्नी तो बिल्कुल, बचपन से लेकर अब तक मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार किया था। मेरे पिता गांव के सरपंच थे, जिनकी इस पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। गांव के लोग मेरे पिता की बहुत इज्जत किया करते थे और लगभग सभी के घरों के फैसले मेरे पिताजी के पास आते थे। मैं लगभग गांव के सभी लोगों का लाडला था। आखिरकार गांव के सरपंच का बेटा था, इसलिए पिता के साथ साथ मेरी भी बहुत इज्जत होती थी। मेरी माँ, जो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे शहर जाकर पढ़ना था, इसलिए मैंने शहर जाकर पढ़ने का फैसला किया। मुझे शहर भेजने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा था, इसलिए वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि तुम भी आगे चलकर गांव के सरपंच बनोगे, हम तुम्हें शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं जिद पर अड़ गया था और मेरी जिद के आगे मेरे माता पिता को झुकना ही पड़ता था। उन्होंने मुझे 15 साल की उम्र में शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। वहाँ मेरे दोस्त बने, मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल कंप्लीट होते ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। मैं शहर में हॉस्टल में ही रहता था। जब भी मेरे माता पिता को मुझसे मिलना होता, वो मुझसे मिलने के लिए शहर ही आ जाया करते थे और छुट्टियों के दिनों में मैं अपने घर पर आ जाता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जब भी मैं अपने घर आता, मेरी माँ मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी और उसका दिल ही नहीं करता था कि वो मुझे खुद से दूर कर दे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मैं जवान हो गया। मुझे एक बिजनेसमैन बनना था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में आने लगा था। मैं अपने पिता की तरह अपने गांव का सरपंच नहीं बनना चाहता था और मेरे पिता चाहते थे कि मैं अपने गांव का सरपंच बनूं। मैं जब भी छुट्टियों में अपने घर जाया करता था, पिताजी मुझसे यही बात दोहराया करते थे, मगर मैं उन्हें कैसे बताता कि मैंने एजुकेशन इसलिए हासिल नहीं की कि मैं गांव का सरपंच बनूं, और वैसे भी सरपंच बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी का सपना था और मेरे हिसाब से मुझे उनका सपना बहुत ही अजीब लगता था। जरूरी नहीं कि वो जो है उनका बेटा भी वही बने। हर इंसान के अपने सपने अलग होते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होने में कुछ ही साल रह गए थे। मैं अपने पिताजी से जितने पैसे मांगता वो मुझे दे दिया करते थे। अब मैं ज्यादातर गाँव जाने लगा था। एक दिन मैं छुट्टियों के समय जब गाँव में मौजूद था तो घर में बोर हो रहा था। मैंने सोचा कि अपने गाँव के खेतों में जाकर टहल लेता हूँ। जब मैं खेतों में टहल रहा था और वहाँ की खूबसूरती को महसूस कर रहा था, ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। वहाँ पर मौजूद किसानों को पता था कि मैं सरपंच जी का बेटा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए कुर्सी लेकर आए। कहने लगे कि साहब बैठ जाइए, मगर मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, मैं यहाँ टहलने के लिए आया हूँ। खेतों में बहुत सारे किसान, लड़कियाँ और औरतें भी काम कर रही थी। तभी मेरी नज़र वहाँ पर काम करती हुई एक लड़की पर गई। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपने जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैं शहर की लड़कियों को देख देख कर बोर हो गया था, लेकिन आज जब मैंने अपने गांव की लड़कियों पर गौर किया था तो उन सारी लड़कियों में एक ऐसी लड़की थी जो बेहद सिंपल और सुंदर थी। इतनी सुंदर लड़की जो मेरे दिल को पहली नज़र में ही भा गई थी। मन कर रहा था कि उसे बार बार देखता रहूं। वो काम करने के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रही थी।
वो इतना हंस रही थी कि उसके चेहरे से निकलने वाली मुस्कुराहट मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। वो मेरी ही उम्र की थी। वो जब तक खेतों में काम करती रही, मैं उसे देखता रहा था। अगले दिन फिर से मैं घर में मौजूद था। मुझे कुछ बेचैनी महसूस होने लगी तो मैं दोबारा से खेतों में टहलने के लिए चला गया था और फिर से मेरी नज़र उस लड़की पर ही जाकर रुक गई थी जो आज भी खेतों में काम कर रही थी। मुझे हैरानी थी कि उस जैसी खूबसूरत लड़की की जगह खेतों में काम करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो तो घर में संभाल कर रखने वाली इंसान थी। जैसे उस पर आज मेरी नज़र पड़ गई है, ऐसे ही किसी और की नज़र पड़ गई तो शायद वो अपनी खूबसूरती को बचा नहीं सकेगी। वैसे तो हमारे गांव का माहौल ऐसा नहीं था। सब लोग ही जानते थे कि मेरे पिताजी गलत करने वालों के हक में ऐसा फैसला करते थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो किसी के साथ कुछ भी गलत करे। हमारे गांव में क्राइम्स बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए वहां पर पुलिस प्रशासन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि वहां पुलिस स्टेशन था। वो लड़की बहुत भोली भाली थी। मैं उससे काफी इम्प्रेस हुआ था। अब मैं उसे हर दूसरे तीसरे दिन खेतों में काम करते हुए देखने के लिए जाता रहता था। मुझे लगता था कि उसने ये बात नोटिस कर ली है कि मेरी नज़र उस पर है। वो मुझे देखकर नज़र चुरा लिया करती थी और कभी कभी उसकी नज़र मुझ पर चली भी जाती तो वो अपना मुंह फेर लिया करती थी। शायद उसके साथ की लड़कियां इस बारे में बातें करती थी कि साहब तुझे क्यों देखते हैं। वो बहुत ही भोली थी और सिर्फ शर्मा जाया करती थी। मुझे उसकी अदाएं बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। मैं भी देखने में स्मार्ट था और फिर शहर के रंग ढंग ने मुझे बदल दिया था। एक दिन मैं अपने गांव के एक दोस्त के साथ शाम के समय गांव के मेले में गया था, जब अचानक मेरी नज़र फिर से उसी लड़की पर गई। वो अपनी सहेलियों के साथ थी। अचानक मेले में मेरी उससे टक्कर हो गई। मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद मिट्टी के बर्तन मेरी टक्कर से जमीन पर गिर गए थे। वो गुस्सा हो गई थी और कहने लगी कि आपने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। मैंने जैसे ही बर्तनों की तरफ नजर दौड़ाई, वो बर्तन छोटे छोटे थे। वो शायद ये खिलौने वाले बर्तन मेले से खरीद कर ले जा रही थी। मैं उस पर हंसने लगा तो वो कहने लगी कि एक तो आपने मेरे बर्तन तोड़ दिए, दूसरा आप हंस रहे हो। मैंने कहा तुम इतनी बड़ी होकर इन खिलौनों से खेलती हो। वो कहने लगी कि हाँ, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, खिलौनों से तो बच्चे खेलते हैं। तो वो कहने लगी कि मुझे अभी भी खिलौनों का शौक है। आप क्या जानो कि बड़े होकर बचपन के शौक पालने का क्या मजा है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई थी। उसकी बात मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर इसी तरह कहीं न कहीं हर बार मेरी उससे मुलाकात होती रहती थी। कुछ वो मुझसे नजर चुराने की कोशिश करती, मगर मैं जानबूझकर उसे देखता था ताकि वो मुझ पर ध्यान दिया करे, मुझसे बात किया करे। न जाने क्यों मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई थी। वो एक नज़र मुझे उठाकर देख लिया करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब वो खेतों में काम करते हुए लगातार मुझे इग्नोर कर रही थी। उसे शक हो गया था कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। अगली बार उससे मेरी मुलाकात नदी पर हुई थी। वो नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ कागज की नाव बनाकर पानी में डाल रही थी। उसकी ये बचपन वाली हरकतें मुझे न जाने क्यों बहुत पसंद आ रही थी। मैं फिर से उसके करीब गया और कहने लगा कि अरे तुम्हारी नाव तो डूब गई, क्योंकि उसकी नाव गीली हो चुकी थी और कागज गलकर बेकार हो चुका था। वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे कागज हैं, मैं और भी नाव बना सकती हूँ। वो कहने लगी कि साहब आप क्या मेरे पीछे ही पड़े रहते हो? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आ जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं उसकी बात पर हंसने लगा। पता नहीं क्यों उसके बोलने का अंदाज मुझे इतना अच्छा लगता था कि मन करता था कि वो बार बार बस बोलती रहे और मैं उसे देखता रहूं। शायद किसी लड़की से मैं पहली बार इतना इम्प्रेस हो रहा था और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। शहर में भी कई लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई थी जो मेरे साथ पढ़ती थी। उनसे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई बात होती रहती थी, लेकिन किसी भी लड़की में आज तक मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था जितना मैं इस गांव की लड़की में लेने लगा था। मैं उसे एक टुक देखे चला जा रहा था। शायद मेरी पलक भी नहीं झपक रही थी। उसने चुटकी बजाकर कहा कि साहब क्या हो गया है? मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? क्या पहली बार लड़की देखी है? आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या शहर के लोग ऐसे ही होते हैं जो लड़कियों को देखते रहते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं किसी लड़की पर नजर नहीं डालता। तुमने मेरे बारे में जो भी सुना है वो गलत है। इस पर वो हंसने लगी। मैंने कहा वैसे तुमने मेरे बारे में क्या सुना है? जरा मुझे भी तो बताओ, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं? वो कहने लगी कि मुझे क्या पता लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी और आप परेशान हो गए।
ये कहकर वो अपनी सहेलियों के साथ जोर जोर से हंसने लगी। कहने लगी कि आपकी शक्ल पर तो 12 बज गए। उसकी ये छोटी छोटी शरारतें मुझे बहुत पसंद आ रही थी। अब मैं हर समय उसके आगे पीछे लगा रहता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। कभी कभी तंग आकर वो मुझे कोई जवाब दे देती तो वही मेरे दिल को भा जाता था। इधर मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और यूनिवर्सिटी से कॉल आया था कि जल्द से जल्द कॉलेज आ जाओ, लेकिन मेरा गांव से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पहले मैं यहाँ बोर हो जाता था, मेरा दिल नहीं लगता था और मैं समय से पहले ही शहर चला जाता था, लेकिन अब तो मेरा यहाँ बहुत मन लग रहा था और इस बात पर मेरे माता पिता भी हैरान थे कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं चाहता था कि जाने से पहले एक बार मैं उससे मिल लूं ताकि दोबारा वापस आऊं तो वो मुझे भूल न सके। मैं उससे आखिरी बार मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वो फिर से मुझे मिल गई तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों जाती हो? देखो, मैं कैरेक्टर का गलत नहीं हूँ, बस वैसे ही तुम्हारे बारे में थोड़ी जानकारी निकालनी थी। तो उसने एक ही झटके से पलटकर देखा कि साहब, आपको मेरे बारे में क्या जानकारी निकालनी है? मैं कोई किसी अमीर बाप की बेटी तो नहीं हूँ, गांव के एक मामूली से किसान की बेटी हूँ। पिछले साल मेरे पिताजी की मौत हो गई। अब एक बूढ़ी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ तो काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अकेले ही खेतों में जाकर काम कर लेती हूँ, जिससे हम दोनों माँ बेटी का गुजारा हो जाता है। मैंने कहा, बस मुझे तुम्हारा नाम जानना था, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगी कि क्यों, मेरा नाम जानकर आपको क्या करना है? मैंने कहा, बस ऐसे ही। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा, मेरा नाम अवनी है। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई थी। मैं उसका नाम सुनकर बहुत खुश हुआ था, उसका नाम बहुत प्यारा था। फिर उसके बाद मैं आराम से शहर चला गया और वहां भी मैं उसको याद कर रहा था। जैसे ही दोबारा से छुट्टियों का सीजन आया तो मैं जल्द से जल्द अपने घर आ गया था, क्योंकि मैं बड़ी बेचैनी से छुट्टियों का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं गाँव जाते ही सबसे पहले अवनी को प्रपोज करूंगा। मैं लगभग 6 महीने बाद गाँव पहुंचा था और इन 6 महीनों में एक दिन के लिए भी मैं उसे नहीं भूल सका था। मैं समझ गया था कि मेरा दिल उसे पसंद करता है, उसे याद करता है। मेरे दिल में उसके लिए एक मोहब्बत सी पैदा हो गई है, तभी तो मैं उसे इतना याद करता हूँ। गांव पहुँचने के बाद जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा, थोड़ा समय घर पर बिताते ही मैं फौरन अवनी को तलाश करने के लिए चला गया था। उस दिन मुझे अवनी खेतों में नहीं मिली तो मैं बेचैन हो गया। मेरी नज़र बार बार उसे तलाश कर रही थी। अचानक मेरी नज़र उसकी एक सहेली पर गई थी। मैंने उससे पूछा कि अवनी कहाँ है? वो मेरे सवाल पर चौंक गई, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझ जैसा इंसान अवनी के बारे में कैसे पूछ सकता है। वो दंग रह गई थी। मैंने जब उससे दोबारा से सवाल किया तो उसने बताया कि वो अपने घर होगी। इस समय उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए वो अपनी माँ की सेवा में जुटी हुई है, यहाँ काम पर भी नहीं आ रही। मैंने कहा, क्या तुम मुझे उसके घर लेकर चल सकती हो? वो कहने लगी कि साहब, इस समय मैं काम कर रही हूँ। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो और मुझे अवनी का घर बता दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो फौरन ही मेरे साथ अवनी के घर चलने के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही मैं अवनी के घर पहुंचा तो वो लड़की वहां से चली गई। मैंने अवनी के घर का दरवाजा बजाया, उसने दरवाजा खोला। उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, मगर वो बहुत परेशान लग रही थी। वो मुझे देखकर शॉक्ड रह गई। उसने कहा, साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं छुट्टियों पर यहाँ आया हुआ हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए खेतों में गया था, मगर तुम वहाँ थी ही नहीं, तो तुम्हारी सहेली के साथ यहाँ आ गया। सुना है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। मैंने सोचा कि तुम्हारी माँ की तबीयत पूछ लेता हूँ। मैं उसे हाथ से पीछे करता हुआ उसके घर के अंदर घुस गया था। वो कहने लगी कि अरे साहब, कहाँ घुसे आ रहे हो? ये हम शरीफों का घर है, हमारे यहाँ इस तरह मर्द घर में नहीं घुसते। मैंने कहा कि तुम तो मुझे पता नहीं क्या समझती हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने उनको बताया कि मैं सरपंच जी का बेटा हूँ, तो वो खुश हो गईं। उन्होंने कहा, साहब, आप यहाँ कैसे आ गए हम जैसे गरीब लोगों में? उन्होंने अवनी से कहा कि बेटा, साहब के लिए चाय बनाओ। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। ये बात सुनकर अवनी चौंक गई। कहने लगी, लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हो?
मैंने उसे बताया कि मैं हमदर्दी के तौर पर मदद करना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि आजकल कोई भी इंसान बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। मैंने उसे तसल्ली दी कि मुझे कोई मतलब नहीं है। अवनी, भला मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से क्या मतलब हो सकता है? मैंने उसको अपनी जेब से निकालकर 10,000 रुपए दिए और कहा कि तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे इस उपकार पर अवनी की माँ मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी, जबकि अवनी भी हैरान थी। मैं इतना कहकर उसके घर से निकल आया था और अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसकी माँ की तबीयत पूछने के बहाने से उसके घर पर चला जाता था। इसी बहाने मुझे अवनी देखने को भी मिल जाती थी। अब वो खेतों में काम पर भी कम जा रही थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत अब धीरे धीरे बेहतर होने लगी तो उसने खेतों में जाना शुरू कर दिया था। कई दिन हो गए थे। अवनी भी समझ गई थी कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ, क्यों उसके घर के चक्कर लगाता रहता हूँ। एक दिन मैंने उससे अपने दिल का हाल बता ही दिया तो वो चौंक गई और कहने लगी कि साहब, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी तो आपने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मगर माफ करना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कहा, अवनी प्लीज मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब शहर जाता हूँ तो हर दिन मैंने तुम्हें याद किया और इस हिसाब से मुझे यही लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बार बार मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, वरना मैं आपके पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी। आइंदा मुझे कभी नजर मत आना। ये कहकर वो वहां से चली गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक न सुनी। अगले दिन मैं फिर से उसके घर गया तो उसने अपने घर का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और जब मैं खेतों में उससे बात करने के लिए गया तो तब उसने फिर से मुझे वार्न किया कि मैं आपके पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना। लगातार उससे बात करने की कोशिश करता रहा तो एक दिन वो मुझे मेरे घर के दरवाजे पर मिली। मैंने एक ही झटके से उसे बाजू से पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे घर में क्या करने जा रही हो? मुझे अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ किस लिए आई है, इसलिए मैंने उसे परेशानी से सवाल किया। वो कहने लगी कि आपके पिताजी से मिलना चाहती हूँ। मैं तो उसकी इस बात पर घबरा गया था। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा मत करो, मैं आइंदा कभी तुम्हारे आसपास भी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैंने इतनी तेजी से ये सब कहा था कि उसकी हंसी निकल गई थी। कहने लगी कि अगर आपको अपने पिता का इतना ही डर है तो पहले ऐसी हरकतें कर ही क्यों रहे थे? उसकी बात पर मैं अपने कान को खुजाने लगा। मैंने कहा, बस क्या करूं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मुझे गलत समझ रही हो तुम। मैंने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया, वो तो तुम मुझे पसंद आ गई हो इसलिए तुम्हारे पीछे आने लगा था। मेरी बात पर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कहने लगी कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो आपने मुझे पसंद कर लिया? इस गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, उन सब में आपको सिर्फ मैं ही पसंद आई हूँ। मैंने कहा कि हाँ, इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं, जब हम हजारों की भीड़ में किसी एक को मोहब्बत के लिए तलाश करें। वो मेरी इस बात पर समझ गई थी कि मैं उससे बेहद मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा था और वो खामोशी से मेरे घर से चली गई थी। मुझे उसकी ये खामोशी पसंद आई थी और मुझे मेरा जवाब मिल गया था। भले ही उसने जुबान से कुछ न कहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया था, ये मैं अच्छी तरह से समझ गया था। अवनी बहुत सिंपल सी लड़की थी, इसलिए मुझे वो पसंद थी। अगले दिन फिर से जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा था कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि आप सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो, क्योंकि अमीर लोग हमेशा गरीब लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब मैं लगातार उसका पीछा करता रहा तो वो समझ गई थी कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ और फिर वो धीरे धीरे खुद भी मेरी मोहब्बत में डूबती चली गई। इस सब से मैं बहुत खुश हुआ था। अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अवनी के घर चला जाता था। अवनी अपने घर में मौजूद होती या नहीं, मैं उसकी माँ से बातें करता रहता था। मैंने उसकी माँ को अपनी और अवनी की पसंद के बारे में बता दिया था। ये खबर सुनकर उनको बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वो कहने लगी कि बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बेटी को पसंद किया। उनकी खुशी देखते हुए मैं समझ गया था कि वो हम दोनों के रिश्ते से बहुत खुश है। कुछ समय के बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी शहर से आना जाना लगाता रहता था। वहां जाकर मुझे अपना बिजनेस सेट करना था। मैंने इस बारे में जब पिता को बताया तो उन्हें गुस्सा तो आया था, लेकिन वो मुझे अपनी जगह देखना चाहते थे। लेकिन मेरी जिद पर
कभी उन्होंने एतराज नहीं किया था। इस बार भी वो अपना गुस्सा भुलाकर मेरा बिजनेस शहर में करवा चुके थे। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा भी हो चुका था, पैसा भी कमाने लगा था और अवनी भी मेरी मोहब्बत के लिए राजी हो गई थी। बस अब मुझे अवनी से शादी करनी थी। इस बार जब मैं कुछ दिन शहर में गुजार कर वापस गांव गया तो वहां जाकर मुझे पता चला कि माँ पिताजी ने मेरा रिश्ता गांव के ही जमींदार की बेटी के साथ तय कर दिया। ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उन लोगों को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मर्जी जाने बिना ही मेरा रिश्ता तय करने की क्या जरूरत थी। फिलहाल तो मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा था। पहले मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अवनी से बात करनी चाहिए। मैं जैसे ही अवनी से मिलने गया तो उसका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हें मेरे आने से खुशी क्यों नहीं हुई? तो वो कहने लगी कि आपके आने से खुशी तो है, लेकिन आपके माता पिता ने आपका रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे तो हैरानी है कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। मैंने चौंक कर अवनी की तरफ देखा और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अवनी? मैं तो आज ही यहाँ पर आया हूँ, तब मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। लेकिन इस रिश्ते में मेरी कोई मर्जी नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर लूंगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूंगा। उसने मेरी बातों पर यकीन तो कर लिया था, लेकिन अभी मुझे इस बारे में अपने माता पिता से बात करनी थी। मैंने जब इस बारे में हिम्मत करके अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने मेरे और अवनी के रिश्ते को लेकर साफ इनकार कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं जिद करूंगा तो वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था। अगर कोई काम वो लोग मेरे एक बार के कहने पर नहीं करते तो मेरी जिद पर कर दिया करते थे। लेकिन इस बार वो अपनी जिद पर अड़ गए थे और उनका कहना था कि हम तुम्हारी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो गांव के एक मामूली से किसान की बेटी है। उसका पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ना उसका कोई खानदान है और ना ही वो तुम्हारे लायक है। कहाँ तुम पढ़े लिखे लड़के और कहाँ वो जाहिल गंवार गांव के खेतों में काम करने वाली लड़की। हम ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। मेरे माता पिता ने अवनी के बारे में कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। माँ तो बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी लड़की को पसंद करने की। कई दिनों तक मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे साफ साफ वार्निंग दी कि अगर तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो हम उस लड़की को इस गांव से निकलवा देंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मेरी कई बार की कोशिश करने पर भी मेरे माता पिता अवनी से मेरी शादी करवाने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं फौरन ही अवनी के घर गया और मैंने उसकी माँ से अपनी और अवनी की शादी से रिलेटेड कुछ बात की। उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो तो हम दोनों के रिश्ते पर राजी थी, लेकिन अवनी कहने लगी कि तुम्हारे पिता गांव के सरपंच और एक सख्त इंसान है। तुम उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करोगे तो ठीक नहीं होगा। वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अभी वो लोग थोड़े भावुक हो रहे हैं, लेकिन जब मैं शादी करने के बाद तुम्हें घर ले जाऊंगा तो वो लोग मान जाएंगे। वो मेरी बातों का यकीन कर चुकी थी। मैं उसे लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो माँ और पिताजी का गुस्सा आसमान को छू गया था। पिताजी ने उसी समय कहा कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे। तुम्हें, हमें और इस लड़की में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैंने अवनी को चुना और कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ मेरी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं घर छोड़कर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचा था तो मेरी माँ मेरे पैरों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी, मगर पिताजी तो बार बार गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि इस गंदगी को मैं कभी अपने घर में जगह नहीं दूंगा। अवनी की माँ अभी उसके घर में ही मौजूद थी। अवनी ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ ने पिताजी को समझाया और हम दोनों को रोक लिया। पिताजी का गुस्सा ठंडा तो हो गया था, क्योंकि माँ ने पिताजी को कमरे में ले जाने के बाद बड़ी ही तसल्ली के साथ समझाया था। हम दोनों घर के अंदर चले गए थे। माँ ने मुझे और अवनी को कमरे में भेज दिया था। हम दोनों वहाँ आराम करने लगे।
माँ ने कहा कि बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया है, वो गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें और बहू को एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे अच्छा लगा था कि माँ ने अवनी को बहू कहा था। अब हर दूसरे तीसरे दिन पिताजी मुझे कोई ना कोई ताना देते रहते थे, लेकिन मैंने पिताजी से कह दिया था कि अगर मेरी पत्नी को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो याद रखना कि आपका बेटा भी यहाँ से चला जाएगा। मेरी इस धमकी पर मेरे माता पिता सहम कर रह जाते थे। गुस्से में पिताजी ने कह तो दिया था कि मैं उनके घर से चला जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद उनकी क्या हालत होती मैं अच्छी तरह से जानता था। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था, मगर अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो मेरी मर्जी के बिना कैसे कर सकते थे। मैं अपनी सारी जिंदगी जिस लड़की के साथ गुजारना चाहता था वो मेरी जिंदगी में कितनी जरूरी है, वो ये बात समझते क्यों नहीं थे। घर में कई दिन तक तो खामोशी छाई रही थी। मेरी पत्नी से मेरी माँ कोई काम नहीं करवाती थी, वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मुझे लगा था कि शायद मेरे माता पिता अभी उससे थोड़ा नाराज हैं, मगर उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा जल्दी जल्दी शहर आना जाना लगता रहता था। अब जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपनी पत्नी की वजह से ज्यादातर सुबह के समय शहर जाता था और शाम तक घर वापस लौट आया करता था। एक दिन जब मैं अपने कमरे से निकल रहा था तो अचानक मेरी टक्कर नौकरानी से हो गई। उसके हाथ से छूटकर जमीन पर एक छोटी सी शीशी गिर गई थी। मैंने जैसे ही उसको उठाया तो मैंने देखा कि वो तो पॉइजन था। इस जहर का घर में क्या काम? मैंने जब नौकरानी से पूछा तो वो डर गई थी, वो घबराने लगी। मैंने कहा कि मुझे बताओ, इसे तुम कहाँ लेकर जा रही हो और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? पहले तो वो मुझे कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो वो डर गई और उसने मुझे बताया कि ये जहर आपकी माँ ने भाभी जी को खाने में मिलाकर देने के लिए कहा था। वो आपकी पत्नी को मारना चाहती है। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने नौकरानी को जाने दिया, उससे कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना, और वो जहर की शीशी मैंने अपने पास रख ली थी। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी का इस घर में रहना ठीक नहीं है। ये लोग कभी न कभी मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरी माँ जो मेरे सामने मेरी पत्नी को अच्छा समझती है, इसका मतलब उन्होंने मेरी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो सिर्फ मेरे सामने उसको अच्छा समझने का दिखावा करती हैं। और पिताजी जिनके चेहरे पर अभी भी मेरी पत्नी के लिए गुस्सा है, वो कुछ कहते तो नहीं, मगर उनका मन गुस्से से भरा पड़ा है। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो भी करना पड़ेगा वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। मैंने इस बार अवनी से कहा था कि मुझे 2-3 दिन के लिए शहर जाना है, वहाँ कुछ लोगों से मीटिंग करनी है, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर वो बेचारी राजी हो गई थी। मैंने उसे सावधानी से कहा था कि तुम अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकलना, और घर में एक नौकरानी को खामोशी से पैसे दे दिए थे कि वो मेरी पत्नी की देखरेख करे, ताकि मैं बेफिक्र होकर तसल्ली से शहर जा सकूं। 2-3 दिन गुजर गए थे। मैं लगातार वहां से अवनी के बारे में फोन करके माता पिता से मालूम करता रहता था। नौकरानी के पास मोबाइल नहीं था जिससे मैं अपनी पत्नी की मालूमात हासिल कर सकता था, और ना ही अवनी के पास मोबाइल था, लेकिन मेरे दिल में एक तसल्ली थी कि वो ठीक होगी, सही सलामत होगी। जब मेरे पास फोन आया और गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी के गोली लग गई है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फौरन ही गांव आने के लिए रवाना हो गया था। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी को मेरे माता पिता ने ही मारने की कोशिश की होगी, लेकिन खबर देने वाले इंसान ने मुझे बताया था कि खेतों वाले रास्ते पर, खेतों की जमीनों पर कुछ लोगों में आपस में विवाद हो गया था, जिस पर उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली थी, जो एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, जिसमें 2-3 लोगों की जान चली गई थी। उनका झगड़ा इतना खतरनाक था कि वहां पर पुलिस भी आने की आशंका थी। वहां आसपास के लोग अपनी जान बचाने की खातिर वहां से भाग गए थे, लेकिन अचानक ही पता नहीं कैसे आपकी पत्नी वहां पर आ गई और वहां फायरिंग के दौरान गोली आपकी पत्नी को लग गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि जब उन लोगों को पता चला कि ये सरपंच जी के बेटे की पत्नी है, तो वहां के लोगों ने फौरन ही मेरी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन ऐसे विवाद के समय मेरी पत्नी वहां आखिर क्या करने गई थी? जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वहां पर मेरे माता पिता भी मौजूद थे। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रही थी कि बेटा तुम फिक्र मत करो, बहू ठीक हो जाएगी। पिताजी ने भी मुझे उस दिन तसल्ली दी थी।
मुझे यही बताया गया कि मेरी पत्नी को जो गोली लगी वो उसके साथ होने वाला एक हादसा था। मेरे माता पिता सच में उस दिन बहुत अफसोस से भरे हुए थे और मुझे भी यकीन हो गया था कि उसके साथ सिर्फ एक हादसा हुआ है। उसकी जान लेने की कोशिश मेरे माता पिता ने नहीं की। मेरी पत्नी जब होश में आई तो वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी, क्योंकि गोली उसके सिर्फ बाजू पर लगी थी जो छूकर गुजर गई थी। अस्पताल में अवनी की माँ भी मौजूद थी। अवनी जब होश में आई तो हम सब लोगों ने उसके हालचाल पूछे। अवनी बता रही थी कि वो ठीक है। जिन लोगों के बीच आपस में विवाद हो रहा था और जिन लोगों ने इतना हंगामा क्रिएट किया, उन सभी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने गांव में विवाद खड़ा करके काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिनमें से एक मेरी पत्नी भी थी। मैंने अवनी से कहा कि अवनी, तुम उस रास्ते पर क्या करने के लिए गई थी? तुम्हें तो मैं घर पर ही रहने को कहकर गया था ना। अवनी गंभीर हालत में कहने लगी कि मैं तो माँ की तबीयत देखने के लिए गई थी। मुझे पता चला था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मुझसे रुका नहीं गया और मैं भागती हुई चली गई। और तुम जानते हो कि मेरे मायके जाने के लिए हमें खेतों वाले रास्ते से गुजरना होता है। वहाँ पर अवनी की माँ भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तभी तो तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हें ये खबर किसने दी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है? थोड़ी बहुत तबीयत तो मेरी चलती ही रहती है, मगर इतनी भी खराब नहीं थी। ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया कि आखिर अवनी क्या कह रही है और उसकी माँ क्या कह रही है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अवनी से पूछा कि तुमसे किसने कहा था, ये खबर तुम्हें किसने दी? तो उसने मेरे पिताजी का नाम बताया। ये बात सुनकर तो मेरे होश बेकाबू हो चुके थे। मैंने फौरन ही पलटकर अपने माता पिता को देखा, जो शर्मिंदगी से नजर चुरा रहे थे। मैंने कहा, पिताजी, आपने अवनी को झूठी खबर क्यों दी कि उसकी माँ बीमार है? पिताजी कहने लगे कि मुझे गांव की एक औरत बताकर गई थी। मैंने कहा, वो औरत कौन थी? तो वो कहने लगे कि वो तो हमारे घर की पुरानी नौकरानी है, उसने ही मुझे बताया था। और ऐसे ही मैंने बहू को बता दिया। इस बात पर माँ भी पिताजी की हाँ में हाँ मिलाने लगी और कहने लगी, हाँ बेटा, वही हमें बताकर गई थी कि इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो इसे याद कर रही है। अभी मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि मेरी पत्नी पर यह जानलेवा हमला किसने किया था। मैंने ठान लिया था कि मैं इस बारे में पता लगाकर ही रहूंगा। बिना सबूत के तो मैं अपने माता पिता पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। मैं जिस नौकरानी को पैसे देकर गया था और उससे कहा था कि वो मेरी पत्नी की देखरेख करे, मैंने उससे पूछा कि घर में ऐसी कौन सी नौकरानी है जिसने मेरे माता पिता को बताया था कि अवनी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो ये बात सुनकर चौंक गई और कहने लगी कि ऐसी तो कोई भी नौकरानी यहाँ पर नहीं आई थी, जबकि मैं तो उस दिन घर में ही मौजूद थी। कोई भी नौकरानी ऐसी कोई खबर लेकर नहीं आई थी। हाँ, मैंने भाभी जी को घर से जाते हुए देखा था। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत जल्दी में थी। मैं इस बारे में आपको कैसे बताती? मैंने जब मालकिन से पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने मायके जा रही है। और बस उसके बाद भाभी जी के गोली लगने की खबर मिल गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल तो मैं खामोश हो गया था, क्योंकि पहले मैं अवनी को ठीक देखना चाहता था। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि मेरी पत्नी सही सलामत थी। मैंने उसकी माँ को उसकी देखरेख करने के लिए छोड़ दिया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मैं रात के समय माँ और पिताजी के कमरे में गया। मुझे उनसे एक जरूरी काम था, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे उनके कमरे से धीमी धीमी गुनगुनाहट में बातें करने की आवाज आने लगी। वो दोनों अवनी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, जिनके बारे में मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा हल्का सा खोल दिया ताकि मुझे अंदर से आवाज ठीक से सुनाई दे सके। मैंने देखा कि माँ बहुत भड़क रही थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये गंदगी मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ेगी। जल्द से जल्द ये हमारे बेटे की जिंदगी से निकल जाए तो मैं इसकी शादी पूर्वी से करवा दूंगी। उधर पूर्वी की माँ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहती है कि तुमने अपने बेटे का रिश्ता तो हमारी बेटी के साथ तय किया था और अब हमें बार बार तसल्ली दे रही हो। उसने कहा कि अवनी को जल्द से जल्द अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दो, वरना हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देंगे। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मैंने उस लड़की को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। एक बार तो मैंने रोहित के पीछे उसके बाथरूम में जाकर करंट की वायर लगा दी थी, मगर वो मनहूस उस दिन अपने बाथरूम में ही नहीं गई। जहर देकर भी उसे मारने की कोशिश की और आपने भी उसे गोली लगवाकर मारने की कोशिश की, मगर गोली भी उसके बाजू छूकर गुजर गई और उस पर खरोच तक ना आई। माँ की इस बात पर पिताजी कहने लगे
कि अपने बेटे की खातिर हम उसे इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि हमारा बेटा हमें छोड़कर न जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उस दिन जब मुझे पता चला कि गांव में जमीनों पर विवाद हुआ है और लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तब मुझे खुशी हुई कि इस विवाद के चलते उसको मरवाने का मौका मुझे मिल गया था। तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि उसे खबर दे दो कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने इस समय अपने एक आदमी को फोन करके कह दिया था कि वो उसको गोली से उड़ा दे, मगर उस मनहूस ने गोली भी उस दिन ठीक से नहीं चलाई और वो फिर से बच गई। ये तो अच्छा हुआ कि इस बारे में हमारे बेटे को कुछ नहीं पता, वरना तो वो भड़क उठता। अब मुझे आगे कुछ और सोचना पड़ेगा और जल्द ही इसे अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकालना होगा। अब की बार मैं इसे भी और इसकी माँ को भी इस गांव से ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। माँ और पिताजी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वो इतना गिर जाएंगे। मैंने इस समय धड़ाम से पूरा दरवाजा खोल दिया था और मैं कमरे में गया। मैंने कहा कि मैं आप लोगों की सारी बातें सुन चुका हूँ। मेरी पत्नी को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना गिर जाओगे। आपको अवनी पसंद नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन पिताजी, आप जो गांव के लोगों के लिए बेहतर फैसला करते आए हो, वो अपने बेटे के लिए जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे आपके बेटे की जिंदगी ही खत्म हो जाती। आपको क्या लगता है कि आप अवनी को मेरी जिंदगी से निकालकर अपने बेटे को पाल लेते? ऐसा कभी नहीं होता। और माँ, आप एक औरत होते हुए दूसरी औरत को मारने की कोशिश कर रही थी। अरे वो बेचारी तो आपकी बहुत इज्जत करती है, उसको तो आपकी हकीकत के बारे में पता भी नहीं। मुझे पता है कि आप लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैंने नौकरानी को जहर की शीशी ले जाते हुए देख लिया था। लेकिन तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप मेरी माँ हो। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता था और ना ही आपसे कोई सवाल जवाब करता। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ अवनी को अकेले छोड़कर अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर जाता था? नहीं, मैं बिजनेस के सिलसिले में नहीं, बल्कि अपना और अवनी के लिए रहने का बंदोबस्त करने के लिए जाता था, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका था कि आप लोग उसे पसंद नहीं करते। उसकी जान को यहाँ रहते हुए खतरा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जाते ही आप लोग इतनी जल्दी ये सब कुछ कर लोगे। मुझे शर्म आती है आप पर। आपको क्या लगा कि आपने अवनी को मारने की कोशिश की? बहुत अच्छा किया। नहीं, मैं अवनी को अब कुछ नहीं होने दूंगा। आप लोग मुझे मेरी पत्नी से दूर क्या करोगे? मैं आपसे दूर हो जाता हूँ। मैं अभी और इसी समय अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर घबरा गए। माँ मेरे पैरों में रोती हुई फिर से गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा, हमसे गलती हो गई। लेकिन मेरे ऊपर अब माँ के रोने का कोई असर नहीं होने वाला था। माँ पिताजी अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा भी था कि तुम्हें जो भी पता चला है वो सब झूठ है, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूँ, तब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। मैं अपनी पत्नी और उसकी माँ को लेकर शहर आ गया था। माँ पिताजी ने मुझे रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पसंद को समझने की कोशिश नहीं की। मैं जब शहर में पूरी तरह से शिफ्ट हो गया तो माँ पिताजी को मेरी जुदाई बहुत सता रही थी। वो लोग मुझसे शहर में माफ़ी मांगने के लिए आए थे। मेरी पत्नी ने कहा भी था कि आपको उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए, वो आपके माता पिता हैं। अपनी पत्नी के कहने पर मैंने उनको माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उनसे कहा था कि मैं कभी गाँव आकर नहीं रहूँगा। आपको मुझसे मिलना है तो यहीं पर आना पड़ेगा। माँ पिताजी इस बात पर राजी हो गए थे। आज इस बात को कई साल गुजर गए। मेरे और अवनी के 2 बेटे हैं। माँ पिताजी हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वक्त के साथ साथ वो पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वो हर बार यहाँ आकर माफ़ी मांगते रहे थे। मैं अपने दिल में अपने माता पिता को और शर्मिंदा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और अब सब कुछ ठीक है। उन्हें इस बात की समझ आ गई कि बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।